वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका गर्ग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स ऑफ एंट्री स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो मोड्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, जो कि था हमारा इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो गाइस, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से, उसमें जाइए और ये दोनों वीडियोस देखिए। सो गाइस, आज हम लोग अपना तीसरा मोड ऑफ एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल मोड ऑफ एंट्री का ही पार्ट है, जिसका नाम है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो गाइस, इसके अंदर क्या होता है, सपोज हमारी दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, दोनों अलग अलग कंट्रीज में सिचुएटेड है। ठीक है, अब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो फिर आप सोचते हो कि आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि करेंसी, एक्सचेंज रेट, टैक्सेस, काफ़ी सारे नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपनी ए कंपनी बी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि उनके जो भी ऑपरेशंस, प्रोसेस, जो कुछ भी हो रहा है वो कंपनी बी मैनेज करेगी और वो बदले में कुछ फीस लेगी कंपनी ए से। ठीक है, तो अब चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। A management contract is an arrangement under which ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज, जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपनी ए अपना जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो कंपनी बी को दे देगी, जो कि अलग अलग फॉरेन लैंड्स में सिचुएटेड है। इज वेस्टेड बाय contract in a separate enterprise that performs the necessary managerial functions in return for a fee। अब जो कंपनी बी है वो जो भी इनके ऑपरेशंस हैंडल करेगी, प्रोडक्शन ऑपरेशन जो भी इनका काम करेगी, उसके बदले में एक फीस चार्ज करेगी। A management contract can involve a wide range of functions such as टेक्निकल ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ऑफ अ प्रोडक्शन फैसिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, जो आपका एचआर होता है वो। ठीक है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। तो इसके अंदर कोई भी ऑपरेशनल सर्विस आपकी आ सकती है, प्रोडक्शन से लेके एचआर, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब कंपनी ए अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है कंपनी बी को, जिसमें कंपनी बी कुछ फीस चार्ज करती है और बदले में जो कंपनी बी है उनके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जो कि मैनेजमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, एचआर, मार्केटिंग, सर्विसेज, ट्रेनिंग, अकाउंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न की ऑपरेशंस या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। तो इसमें से गाइस मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो एक बार मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लेमन टर्म्स में बताती हूँ क्या होता है टर्न की ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट। सब फिर से कंपनी ए और बी का एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। सो कंपनी ए जो है उसको, यहाँ कंपनी बी, जैसे सपोज कंपनी ए है ऑस्ट्रेलिया और कंपनी बी है इंडिया। तो जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है उसको इंडिया में एक प्लांट बनाना है। ठीक है, अब वो ऑस्ट्रेलिया से लेबर और मटेरियल सब कुछ लाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो कंपनी ए क्या करेगी, एक कंपनी को हायर करेगी इंडिया के अंदर, जो उनको पूरी फैसिलिटी, पूरा जो उनका प्लांट प्रोडक्शन होगा वो सब कुछ बना के देंगे। ठीक है, और जब वो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब वो हैंड ओवर कर देंगे कंपनी ए को। मतलब बनाएगा उसको पूरा कंपनी ए, ठीक है, लेकिन ओनरशिप किसकी होगी, कंपनी बी की आफ्टर कंप्लीशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न की ऑपरेशंस या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अ टर्न की, a turnkey project or a turnkey operation, also spelled turnkey, is a type of project that is constructed so that it can be sold to any buyer as a completed project। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ए और बी बनाएगी इंडियन कंपनी, लेकिन बेच देगी किसको, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को। जो भी कॉस्ट आएगी वो उसको बता देंगे कि इतनी इतनी कॉस्ट आई है, ऐसे बना है। ठीक है, this is contrasted with build to order, where the constructor builds an item to the buyer's exact specifications, or when an incomplete product is sold with the assumption that the buyer
वुड कंप्लीट इट। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो होते हैं, या तो आप पूरा बना के बेच दो। ठीक है, अब जैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया था, वो इंडियन कंपनी को बता देगी कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, पर्सनल डिपार्टमेंट इधर होना चाहिए, प्रोडक्शन इधर होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि एक ना इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आपके पास बना बनाया हुआ है, तो फिर आप सेल कर देते हो उसको किसी फॉरेन कंपनी को। ठीक है, कि वो लोग उसको खुद कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न की ऑपरेशंस या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल लीजिंग। तो गाइज लीजिंग तो आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई फर्म अब खुद से मशीनरी या फिर प्लांट परचेज नहीं करना चाहती है, तो वो उसको लीज पे ले लेती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वो बदले में लीजिंग फी पे करते हैं, और जब तक यूज़ करना चाहे उसको तब तक यूज़ करते हैं, बदले में फ़ी पे करके। तो इसको रीड करते हैं। अ फर्म कैन एक्सपेंड इट्स बिजनेस बाय लीजिंग आउट न्यू एंड यूज्ड इक्विपमेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, तो कोई भी फर्म अपना नया या फिर पुराना यूज़ किया हुआ इक्विपमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को लीज आउट कर सकती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जेट एयरवेज का। वो लोग क्या करते हैं, उनके जितने भी जेट्स होते हैं, जो पुराने वाले उनके एयरप्लेन्स होते हैं, वो सब उनको लीज पे दे देते हैं दूसरी एयरलाइंस को। उससे क्या होता है, उनके पास नया जेट लेने की, एक नया जेट या फिर एयरप्लेन लेने की एक तो पैसे आ जाता है, ऊपर से जो बिजनेस होता है उसका लॉस कवर हो जाता है। अब आपने सुना होगा मोस्टली एयरलाइंस जो है लॉस में जा रही है, तो उसका एक यही मेजर रीज़न है, क्योंकि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ एयरलाइंस जो होती है वो लीज़ पे ले लेती है, और जो जेट एयरवेज है वो लीज़ पे देती है। तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस तरह से। क्यों? क्योंकि एक तो लीज़ का पैसा आ रहा है, और ऊपर से जो ट्रैवलिंग का पैसा होता है वो तो है ही उनका नॉर्मल प्रॉफिट जो है। तो the ownership of the property retains with the leasing firm, that is leaser, throughout the lease period during which the foreign based user, the leasee, pays leasing fee। ठीक है, जो ओनरशिप होती है जिस बंदे का होता है वो प्लांट या फिर मशीनरी, उसको हम लीजर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या मिलता है, लीजिंग फीस मिलती है। और जो लीजी होता है, जो फॉरेन बेस्ड यूजर जो यूज कर रहा होता है उसको, वो क्या पे करता है, लीजिंग फी। लीजर को, ध्यान से सुनना, जो लीजर होता है उसको फीस मिलती है, और जो लीजी होता है वो फीस पे करता है। ओके, नेक्स्ट है, इट बेनिफिट्स लो इनकम कंट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स to reduce cost of getting machinery and equipment from overseas and reduces investment and operational risk। तो मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज कोई भी अगर बिजनेस डाल रहा है तो वो एकदम से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, तो पहले लीज पर लेकर यूज करके देख लो, इफ इट्स वर्क तो अपनी मशीनरी ले लो। तो इस तरह से इंटरनेशनल लीजिंग का यूज करते हैं किसी भी फॉरेन लैंड में बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। तो ये गाइस आप सब लोगों ने ये भी सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है। अब जैसे आप देखते हो मार्केट में अ, कोई भी एक्स वाई जेड अगर टॉय है, जैसे टेडी बियर लगा लो, बहुत लेमैन एग्जांपल है बट हाइपोथेटिकली लगा लो। जैसे सपोज टेडी बेयर है, ठीक है, तो एक तरह के टेडी बेयर आपको सब जगह मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग। ठीक है, अब जो ओरिजिनल कंपनी है, सपोज ऐसे हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आर्चीज है, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया टेडी बेयर, उन्होंने बनाया, डिज़ाइन वगैरह सब उन्हीं का है टेडी बेयर का। ठीक है, लेकिन बाकी कंपनीज ने भी फिर उसको बनाना शुरू कर दिया, सब लोग बेच रहे हैं। तो ये क्या है, जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्निक थी, वो किसकी थी, आर्चीज की। लेकिन फिर आर्चीज ने क्या करा, उनको लाइसेंस दे दिया कि हाँ तुम लोग भी बना सकते हो, और अपनी टेक्नोलॉजी बेच दी। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए। सो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है, इन लाइसेंसिंग अ फर्म मेक्स इट्स टैंजिबल असेट्स सच एज पेटेंट्स, trademarks and copyrights, technical know-how and skills available to a foreign company for a fee termed as royalty।
जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अपनी टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स, इन सबको दे देते हैं किसको, एक फॉरेन कंपनी को या कोई भी कंपनी को। बदले में क्या चार्ज करते हैं, रॉयल्टी फीस। ठीक है, कि अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको हमें एक पर्टिकुलर फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी फीस। The home-based firm transferring the intellectual property is known as the licensor, whereas the foreign-based firm is known as the licensee. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो आर्चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइसेंसर। और जो दूसरी कंपनीज ये टेडी बेयर बनाने के लिए लाइसेंस ले रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइसेंसी। ठीक है, The licensee makes use of these intangible assets in production process. ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे ऑब्वियसली, अगर लाइसेंस खरीदा है किसी चीज का तो। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग इज कॉमन इन फार्मास्यूटिकल्स, टॉयज, मशीन टूल्स, पब्लिशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप देखते हो बहुत सारी तरह के दवाइयाँ, मतलब जैसे सिप्ला है, सिप्ला दवाइयाँ बनाती है। ठीक है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर में रेनबैक्सी और बहुत सारे फर्म्स है जो कि सेम दवाइयाँ बना रही है, बस ब्रांड ब्रांड का फर्क होता है। तो वो किसके थ्रू करते हैं, लाइसेंसिंग के थ्रू। ओके गाइस, तो लीसिंग और लाइसेंसिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लीसिंग के अंदर जो होता है, टैंजिबल असेट्स जो होते हैं हम लोग उसको लेते हैं लीज पर। लाइसेंसिंग के अंदर हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, इसमें हम लोग रॉयल्टी फीस पे करते हैं और उसके अंदर हम लोग लीज पे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। तो गाइज ये बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा मैकडी, डोमिनोज, ये सब क्या है, फ्रेंचाइजेज हैं। ठीक है, फॉरेन ब्रांड्स की। तो फ्रेंचाइजिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग ही है, in which an internationalizing firm known as franchisor provides intangible assets such as trademarks, process, know-how, etc., and methods of doing business in a prescribed manner in return for a franchising fee. अब गाइस बहुत ध्यान से सुनना, एक तो था हमारा लीजिंग, एक था हमारा लाइसेंसिंग, और एक है हमारा फ्रेंचाइजिंग। तो फर्क क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या पे करते हैं, लीज पे करते हैं, और इसके अंदर जो बिजनेस होता है वो हम लोग खुद करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, इसके अंदर टैंजिबल असेट्स होते हैं। ठीक है, और बिजनेस में किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हमारी मर्जी से होता है। लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग रॉयल्टी पे करते हैं। ठीक है, इसमें इंटैंजिबल असेट्स होते हैं, और इसमें भी बिजनेस हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, कोई हमें नहीं बताता कि बिजनेस कैसे करना है, क्यों करना है, किसको स्टाफ रखना है, कोई कुछ नहीं बताता, सब कुछ हमें खुद करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। इसके अंदर हम लोग एक फ्रेंचाइजिंग फी पे करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे टैंजिबल प्लस इनटैंजिबल दोनों असेट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो बिजनेस होता है हमारा वो हमें गाइड किया जाता है। इनफैक्ट स्पेशली स्टाफ आता है बताने के लिए और आपके स्टाफ को ट्रेन करने के लिए कि इस तरह से होगा, ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ यूज़ होगी, यहाँ से स्टॉक लाना है, स्टाफ को ऐसे ट्रेन करना है। तो सब कुछ किसके अंदर होता है, फ्रेंचाइजिंग के अंदर। तो अब रीड करते हैं, द टर्म फ्रेंचाइजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, सॉरी, derived from the French word francorum rex, which means freedom from servitude. In franchising, the franchisor grants the franchisee the right to carry out business in a prescribed manner in a specified place for a pre-decided period of time. तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो भी डिसाइडेड होता है, प्लेस भी डिसाइडेड होता है, और बिजनेस किस मैनर में करना है वो भी डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर आप मालिक तो होते हो फ्रेंचाइज के अंदर, बट जो बिजनेस होता है आपको फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग ही, सॉरी, फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग ही करना होता है। ओके गाइस,
अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड्स ऑफ एंट्री। सो ये गाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सबको कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स ऑफ एंट्री सारे क्लियर हुए होंगे। इसके अंदर हम लोगों ने कवर करा है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्नकी ऑपरेशंस या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। सो गाइज आई होप आप लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग के बीच का डिफरेंस नहीं भूलेंगे और एमसीक्यूज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। गाइस जैसे ही हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, इंटरनेशनल बिजनेस का ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ गाइस स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।